हेलो एवरीवन एंड वेलकम अगेन टू साइको। इस वीडियो में हम वनदरोगा एग्ज़ाम 18 जुलाई, 19 जुलाई और 20 जुलाई के दोनों शिफ्ट में पूछे गए प्रश्नों को देखेंगे। वीडियो कुछ दिनों से नहीं आ पा रही थी तो जितने भी शिफ्ट बच गए थे उन सभी के प्रश्नों को मैंने एक ही वीडियो में कंबाइन कर दिया है। और इस वीडियो को देखने के बाद आपको इतना पता चल जाएगा कि जो यूके SSSC वो किस टाइप के प्रश्न पूछ रहा है, पैटर्न क्या है। आपको पैटर्न के बारे में समझने में आसानी मिलेगी। तो इस वीडियो को आपको पूरा देखना है। वीडियो हो सकती है लंबी होगी क्योंकि इसमें हम टोटल 5 शिफ्ट करेंगे। 18 जुलाई का जो फर्स्ट शिफ्ट है वो मैं करवा चुका हूँ, तो 18 जुलाई के सेकंड शिफ्ट से लेके 20 जुलाई के सेकंड शिफ्ट तक करेंगे। टोटल 5 शिफ्ट देखेंगे और इसमें हम उल्टा चलेंगे, यानी सबसे पहले 20 जुलाई का सेकंड शिफ्ट देखेंगे, फिर 19 जुलाई, इस प्रकार से हम उल्टा चलेंगे। ठीक, प्रश्नों को मैंने 2-3 बच्चों से कंफर्म किया है, तो ये सभी प्रश्न रियल हैं। एक भी प्रश्न एक्स्ट्रा ऐड नहीं किया है मैंने, सभी रियल हैं। ओके, सभी प्रश्न मैं आपको प्रॉपर एक्सप्लेन करूंगा, सबके सब प्रश्न। ओके, तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले देखते हैं 20 जुलाई का जो सेकंड शिफ्ट हुआ था उसमें क्या क्या पूछा गया था। ओके, तो देखिए, तो पहला क्वेश्चन था कि बायोडाइवर्सिटी डे, जैव विविधता दिवस कब मनाया जाता है। देखिए 20 जुलाई का जो फर्स्ट शिफ्ट था उसमें भी पूछा गया और सेकंड शिफ्ट में, दोनों में पूछा गया। तो ये मनाया जाता है 22 मई को। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन कि टीरी डैम किस नदी पे है। टीरी डैम भागीरथी पे कहाँ है, उत्तराखंड में। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन था कि रेखीय अणु लीनियर मॉलिक्यूल्स किस में होगा। ऑप्शन में था CO2, H2O और NH3। तो जो CO2 है इसमें लीनियर मॉलिक्यूल्स होता है, रेखीय अणु होता है। देखिए रेखीय अणु क्या होता है, एक बीच में अणु होगा, जैसे कि इसमें C है, C हो गया बीच में, और इसके जो दोनों तरफ हैं, जो दोनों तरफ मॉलिक्यूल्स है, जैसे O है एक साइड और एक साइड O है, तो इनके बीच में जो बीच वाले और जो साइड में दोनों तरफ, इनके बीच में 180 का एंगल बनना चाहिए। तो जैसे कि ये बन रहा है 180 का एंगल, तो इसी को बोलते हैं रेखीय अणु। ठीक, तो ये हो गया रेखीय अणु। नेक्स्ट था कि सलीम अली राष्ट्रीय उद्यान, सलीम अली नेशनल पार्क कहाँ है, तो ये है जम्मू कश्मीर में। ये रिपीट हो गया, बहुत सारे प्रश्न रिपीट हुए हैं, बहुत सारे प्रश्न। नेक्स्ट देखिए कि ईस के वेलोसिटी, ईस को पलायन वेग पूछा था पृथ्वी का, इससे पहले चंद्रमा का पूछा था, तो पृथ्वी का होता है 11.2 11.2 किलोमीटर पर सेकेंड। ओके, अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि ग्रेट हिमालयन नेशनल पार्क, ग्रेट हिमालयन नेशनल पार्क ये कहाँ पे है, तो हिमाचल प्रदेश में है ये। ओके, नेशनल पार्क से 2 से 3 क्वेश्चन बन ही रहे हैं। नेशनल पार्क हो गया, कुछ टॉपिक है जहाँ सिर्फ क्वेश्चन बन ही रहे, जैसे कि नेशनल पार्क हो गया, ट्रीटीज हो गई, एग्रीमेंट जितने। ओके, और सॉइल हो गया, सॉइल से भी आपको क्वेश्चन हर शिफ्ट में दिख रहा है, लेंस से दिख रहा है हर शिफ्ट में। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन था कि पेंसिल में क्या होता है, तो पेंसिल में ग्रेफाइट होता है। ये था कि हाउ मैनी फंडामेंटल फोर्सेस, नेचर में कितनी फंडामेंटल फोर्स है, मुख्य कितने बल हैं नेचर में। तो ऑप्शन में था 1, 2, 4, इन्फिनिटी, तो 4 जो हैं फंडामेंटल फोर्सेस है। और कौन कौन है, आगे की शिफ्ट में पूछा जा सकता है कि इनमें से कौन सा फंडामेंटल फोर्स नहीं है, क्योंकि देखिए यूके SSSC एक ही टॉपिक से बार बार क्वेश्चन पूछ रहा है। जैसे फंडामेंटल फोर्स पूछ लिया, तब हो सकता है कि अब पूछे कौन से हैं, तो आपको याद करके जाना है। स्ट्रॉन्ग फोर्स होता है, वीक फोर्स होता है, और एक होता है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स, और एक होता है ग्रेविटेशनल फोर्स। ये 4 फोर्स होते हैं फंडामेंटल फोर्स। एक क्वेश्चन आ रखा था तवा डैम, ये फर्स्ट शिफ्ट में भी पूछा गया 20 जुलाई के, और सेकंड शिफ्ट में भी पूछा गया। तवा डैम कहाँ है, मध्य प्रदेश में। ओके, एक क्वेश्चन था तवा मत्स्य संघ, तवा मत्स्य संघ, तो ये भी MP में, ये आपको रिलेट कर सकते थे अगर आपको पता था तवा डैम MP में, तो ये तवा मत्स्य संघ कहाँ होगा, MP में। बंधारेस, बंधारेस पूछा गया, बंधारेस कहाँ है, महाराष्ट्र में। इस पे मैं आपको बता चुका हूँ कि जितने भी वाटर हार्वेस्टिंग जो टेक्निक्स है, इस पे एक वीडियो है 2 मिनट की, और वहीं से आया है क्वेश्चन बंधारेस। तो जिन्होंने उस वीडियो को देखा होगा एग्जाम जाने से पहले, उनका एक क्वेश्चन बन गया होगा। तो बंधारेस कहाँ है, महाराष्ट्र में। और बंदिस कहाँ है, बंदिस है MP में और UP में, बंदिस। ओके, ये दोनों अलग है। नेक्स्ट क्वेश्चन था कि मिनी माता रोग किससे फैलता है, तो उसमें ये एलिमेंट का नाम नहीं था कि ऐसा था एयर बॉर्न डिजीज़ है, वाटर बॉर्न डिजीज़ है। तो मिनी माता देखिए, जो मरकरी है वो पानी में घुल गया था। ठीक है, मिनी माता कहाँ था, जापान का एक शहर था, उसमें पानी में जो मरकरी है, पारा है, वो घुल गया था, इसी की वजह से मिनी माता रोग हुआ था। तो ये क्या है, वाटर से हुआ था, एक वाटर बॉर्न डिजीज। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, राइबोजियम का क्या काम है। राइबोजियम कहाँ पे होता है, जड़ों में होता है, लेगुमिनस प्लांट के जड़ों में। और ये क्या करता है, नाइट्रोजन फिक्सिंग करता है, नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया होता है। तो ऑप्शन में ऐसा था कि रेस्पिरेशन में आता है, फोटोसिंथेसिस में आता है, या कार्बनिक अणुओं को तोड़ने में आता है। तो ये है कार्बनिक अणुओं को तोड़ने में काम आता है ये। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, यदि किसी विलयन का pH 14 है तो ये क्या है, तो ये क्या होगा, स्ट्रॉन्ग बेस होगा। ओके, क्वेश्चन था कि ऑटोमोबाइल से निकलने वाली गैस जो श्वसन को प्रभावित करती है, तो ऑटोमोबाइल से कौन सी गैस है जो श्वसन को प्रभावित करती है। ऑप्शन में था ओजोन, मीथेन, SO2 और NO2। तो जो SO2 होता है वो श्वसन को प्रभावित करती है। लीसा की फुल फॉर्म पूछी गई थी, लीसा की फुल फॉर्म क्या होती है, लो एक्सटर्नल इनपुट सस्टेनेबल एग्रीकल्चर। ओके, नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन
कि पदार्थ की मात्रा की इकाई क्या होती है। पदार्थ की मात्रा की इकाई क्या होती है, मोल। C3H8O3 क्या है, इसका नाम क्या है, केमिकल नेम, तो इसका नाम है ग्लिसरॉल होता है ये। इको की दूरी पूछी गई थी लेकिन ऑप्शन में 17.2 नहीं था, इसमें था 34.4। देखिए इको क्या होता है, इधर से जैसे एक स्रोत है और ये एक सरफेस है, यहाँ से टकरा के गई वापस आई, तो जाने में कितना लगा 17.2 और आने में कितना लगा 17.2, तो टोटल कितना कवर करती है इको, तो 34.4। ओके नेक्स्ट देखिए इन सितु क्या होता है। इन सितु और एक्स सितु आपको देख के जाना है कि इन सितु क्या होता है कि हम किसी जीव को उसी के आवास के अंदर संरक्षित करके रखते हैं। जैसे नेशनल पार्क हो गया, नेशनल पार्क उसका आवास है, जैसे हाथी को हमने सेव करके रखना है तो नेशनल पार्क में रखेंगे तो उसका क्या है, ये आवास है उसी के अंदर। और एक होता है एक्स सितु, एक्स सितु मतलब कि इसे जो उसका आवास है उससे बाहर, जैसे प्रयोगशाला में रखा, जैसे जीन पूल हुआ, जीन पूल इसका उदाहरण हो गया एक्स सितु का जीन पूल। इसमें क्या करते हैं, हम ऑर्गेनिज्म को लेते हैं वहाँ से और हमें लगता है कि ये यहाँ पे सेफ नहीं है तो हम इसको उसके आवास से कहीं और रखते हैं, जैसे लैब हो गया या फिर किसी बाह्य मतलब उसके आवास से बाहर रखते हैं तो उसको बोलते हैं एक्स सितु। ओके तो इन सितु एक्स सितु आपको देख के जाना है। ठीक है नेक्स्ट क्वेश्चन था ऑक्टेन मापता है, तो नॉकिंग को, फ्यूल की जो नॉकिंग होती है उसको कौन मापता है, ऑक्टेन नंबर। ओके PAR की फुल फॉर्म हमारी की थी फोटो सिंथेटिकली एक्टिव रेडिएशन। ओके फोटो सिंथेटिकली एक्टिव रेडिएशन। ओके नेक्स्ट क्वेश्चन कि NaCl का जब हम इलेक्ट्रोलाइसिस करते हैं तो क्या प्रोडक्ट बनता है। NaCl का जब हम इलेक्ट्रोलाइसिस करेंगे तो क्या बनेगा, Na अलग हो जाएगा Cl से, तो सोडियम और क्लोरीन बनेगा, सोडियम और क्लोरीन। ओके नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बेसल मेटाबॉलिक रेगुलेटेड बाय विच हार्मोन, कौन सा हार्मोन है जो बेसल मेटाबॉलिक को रेगुलेट करता है, तो कौन करता है, थायराइड। ओके एक न्यूमेरिकल है कि एक लड़की एक वृत्ताकार मार्ग पर जिसकी रेडियस दे रखी थी 200 मीटर। ओके इस पर आधा चक्कर लगाती है, मतलब कि जैसे यहाँ से शुरू किया तो अब उसकी लोकेशन ये है कि बिल्कुल सामने आ गए, ब्यास के सामने, तो इसका विस्थापन क्या होगा, तो विस्थापन क्या होता है, जो शॉर्टेस्ट पाथ होता है, यानी कि जैसे कि यहाँ से इसने चलना शुरू किया और यहाँ पे शॉर्टेस्ट पाथ क्या हो गया ये जो, और ये क्या है, ये ब्यास होता है डायमीटर, तो रेडियस अगर 200 है तो ब्यास कितना होगा, इसका डबल 400 मीटर, इसका आंसर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओजोन की मोटाई का मात्रक क्या है, जो ओजोन की मोटाई है उसको किस मात्रक में मापते हैं, तो डॉप्सन में नापते हैं, DU में, डॉप्सन में। ओके नेक्स्ट क्वेश्चन कि पानी में CO2 डालते हैं और वो पानी CO2 को अब्जॉर्ब कर लेता है, उसके बाद जो पानी का pH है वो कैसा होगा, तो जब हम पानी में CO2 डालते हैं तो CO2 क्या करता है, उस पानी को एसिडिक बना देता है, एसिडिक बना देता है। ओके यानी जो उसका pH है वो क्या हो जाएगा, 7 से कम हो जाएगा। ओके 7 से कम हो जाएगा उसका pH। नेक्स्ट देखिए आ रखा था कॉनकेव मिरर से एक न्यूमेरिकल आ रखा था, इसमें जो रेडियस ऑफ कर्वेचर है यानी R दे रखा था 3। ओके और U यानी कि वस्तु की दूरी है 5, तो V बताना था कि उसका जो प्रतिबिंब है वो कहाँ बनेगा। देखिए इसको सॉल्व करते हैं, सबसे पहले F निकाल लेते हैं क्योंकि F की जरूरत पड़ेगी, तो F क्या होता है, F इक्वल टू क्या होता है, R/2 होता है, R हमें दे रखा है 3/2 हो गया F की वैल्यू। अब इसको रख देते हैं जो दर्पण का फॉर्मूले में रख देते हैं, यानी 1/F इज इक्वल टू 1/U प्लस 1/V। दर्पण में यहाँ पे क्या आता है प्लस, अगर लेंस होता है यहाँ पे तो लेंस में माइनस आता है। ओके तो रखते हैं इस वैल्यू को 1/F, F की वैल्यू थी 3/2 रख दिया, और U को हमेशा माइनस में लेते हैं तो -5U प्लस V निकालना है। ओके अब देखिए ये पलट जाएगा यानी 2/3 हो जाएगा, 2/3, और इसको इधर ले आऊँगा तो प्लस 1/5 इज इक्वल टू 1/V। इसको सॉल्व करते हैं तो 5 या 15, 10 और 3, ठीक। ओके 13/15 आ गया, 13/15 इज इक्वल टू 1/V। V की वैल्यू निकालेंगे ये पलट जाएगा, ठीक। V की वैल्यू आ गया 15/13, इसको काटेंगे 13 एक बार में जाएगा, ओके 2 बचा, ओके फिर एक बार में जाएगा तो 1.5 समथिंग इस टाइप का कुछ वैल्यू आएगा इसका। ओके ये आ गई इसकी वैल्यू मीटर में। ओके अगर ये मीटर में था तो मीटर में। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि स्लाइम सॉइल का दूसरा नाम क्या था, स्लाइम सॉइल यानी कि लवणीय मिट्टी का दूसरा नाम क्या था, उसरा, ठीक है, उसरा मिट्टी बोलते हैं इसको, उसरा। ओके निम्न में से कौन सा वन है जो लवणीय जल में भी उग सकते हैं, लवणीय जल में भी मतलब साल्टी वाटर में भी उग सकते हैं। साल्टी वाटर यानी कि जो समुद्र के पास होंगे, समुद्र के पास देखिए कौन सा वन होते हैं, सुंदर वन होते हैं। ओके तो इसका आंसर क्या हो गया, सुंदर वन। ओके मैंग्रोव फॉरेस्ट, ओके मैंग्रोव। नेक्स्ट देखिए कि दाब, ऊंचाई और द्रव के वेग में रिलेशन बताने वाला नियम कौन सा है, तो टॉर्सोली का है। टॉर्सोली ने जैसे ये बर्तन है इसमें पानी भरा हुआ है, तो देखिए अगर यहाँ पे हम एक छेद करते हैं तो पानी की गति यहाँ पे ज़्यादा होगी, यहाँ पे अगर छेद करें तो पानी की गति कम होगी, तो ऊंचाई के साथ जो है ये दाब में क्या हो रहा है, परिवर्तन हो रहा है। तो यही था
टारसोली का परिमेय दाब, ऊंचाई और द्रव के वेग में रिलेशन बताता है। एक बर्नौली से भी आ रखा था, बर्नौली से भी आ सकता है और टॉरसोली से भी आ रखा था, दोनों से आ रखा था। ओके, हक्कल लॉ पूछा गया था, तो हक्कल लॉ क्या था, 4n+2 इलेक्ट्रॉन्स, 4n+2 इलेक्ट्रॉन। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हेक्सागोनल पैकेजिंग, हेक्सागोनल पैकेजिंग की एफिशिएंसी कितनी होती है, ये पूछा गया था। तो देखिए हेक्सागोनल जो होता है वो क्लोजेस्ट पैकेजिंग होती है, सबसे अच्छा होता है, और इसकी जो एफिशिएंसी होती है कितनी होती है, 74%, 74%। ओके, प्लैंकटन जो उत्प्लावक होते हैं क्या होते हैं, जो उत्प्लावक होते हैं प्लैंकटन्स वो क्या होते हैं, तो वो क्या होते हैं, प्रोड्यूसर होते हैं। ओके, फूड चेन में क्या होते हैं, ये प्रोड्यूसर होते हैं। ओके, ये प्रोड्यूस करते हैं, समुद्र में होते हैं, समुद्र में जो इनका फूड चेन बनता है उसमें जो प्लैंकटन्स होते हैं वो क्या होते हैं, प्रोड्यूसर होते हैं। ओके, नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट जो ये है इसका हेडक्वार्टर कहाँ है, नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी का जो हेडक्वार्टर है ये कहाँ है, तो न्यू दिल्ली में है, ये पूछा गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, सस्टेनेबल डेवलपमेंट के लिए जो समिट हुआ था कब हुआ था, सस्टेनेबल डेवलपमेंट ये आपको मैंने पिछली वीडियो में बता दिया था, 1992 में जो रियो डी जेनेरो में जो सम्मेलन हुआ था। ओके, इसी में एक आया था एजेंडा 21, एजेंडा 21, और एजेंडा 21 का उद्देश्य क्या था, सस्टेनेबल डेवलपमेंट, तो इसका आंसर क्या था, 1992। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ नॉट क्रिस्टलाइन डिफेक्ट, इनमें से कौन है जो क्रिस्टलाइन डिफेक्ट नहीं है। ओके, ऑप्शन थे वैलेंसी, शॉर्टकी, फ्रैंकलिन और मेटल एक्सेस। तो वैलेंसी, शॉर्टकी, फ्रैंकलिन ये तीनों तो हो गए क्रिस्टलाइन में डिफेक्ट, लेकिन मेटल एक्सेस जो है ये नहीं होता है क्रिस्टलाइन सॉलिड डिफेक्ट। ओके, नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सार्कोप्लाज्म में पाए जाने वाले एलिमेंट, सार्कोप्लाज्म जो देखिए सार्कोप्लाज्म कहाँ पाया जाता है, जो मसल्स है, मांसपेशियां है ना, उसमें जो उसका जो मैट्रिक्स होता है, लिक्विड जो होता है उसको बोलते हैं सार्कोप्लाज्म। तो सार्कोप्लाज्म में क्या होता है, ऑप्शन ये थे, और इसका राइट आंसर क्या है, कैल्शियम। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन कि नाक में मौजूद रिसेप्टर, नाक में सूंघने के लिए कौन से रिसेप्टर होते हैं, ऑल्फैक्टरी। ओके, और जो स्वाद के लिए गस्टेटरी रिसेप्टर्स, और ठीक है, विजन के लिए क्या होते हैं, ऑसिपिटल्स रिसेप्टर्स। ओके, नेक्स्ट देखिए, किसी ग्रह की त्रिज्या बढ़ाने पर उसकी एस्केप वेलोसिटी, पलायन वेग पर क्या होगा, जब हम किसी ग्रह की त्रिज्या बढ़ाएंगे तो उसकी जो एस्केप वेलोसिटी वो क्या होगी, बढ़ेगी, त्रिज्या बढ़ाने से उस ग्रह की एस्केप वेलोसिटी बढ़ेगी। ओके, अब देखते हैं एस्केप वेलोसिटी का फॉर्मूला, ये आगे की शिफ्टों में पूछा जा सकता है। देखिए एस्केप वेलोसिटी इज इक्वल टू क्या होता है, √2gm/r, और यहाँ पे r रेडियस नहीं है, r उस ऑब्जेक्ट की दूरी है सेंटर से, उस प्लैनेट के सेंटर से उस ऑब्जेक्ट की दूरी है जिसने निकलना है यहाँ से प्लैनेट से, मतलब जिसको प्लायन वेग चाहिए उस ऑब्जेक्ट की दूरी है। यहाँ पे r रेडियस नहीं है। ओके, ये r रेडियस नहीं है, ये दूरी है उस ऑब्जेक्ट की सेंटर से। ओके, तो ये फॉर्मूला आपको याद करके जाना है, ये हो सकता है पूछा जाएगा। तो सेकंड शिफ्ट का देखें ओवरऑल, तो 9th और 10th 40%, 9th और 10th 40% थे, और बिल्कुल हलवा क्वेश्चन था 9th और 10th का। ठीक, 11th और 12th से 40%। ओके, बहुत ज़्यादा क्वेश्चन पूछे गए थे 11th 12th। इकोलॉजी और इन्वायरमेंट से 20% क्वेश्चन थे, इकोलॉजी और इन्वायरमेंट से। ओके, अब पेपर को हार्ड बनाने के लिए क्या कर रहे हैं कि जो 11th 12th ज़्यादा डाल रहे हैं। ओके, पेपर को हार्ड बनाने के लिए 11th 12th ज़्यादा डाल रहे हैं, और जो 9th 10th से आ रहा है, जो आपने पढ़ा है अपने सिलेबस के अकॉर्डिंग अगर तैयार किया है, तो उसमें से बहुत इजी क्वेश्चन आ रहे हैं, बहुत ज़्यादा इजी। अगर आप 9th 10th को अभी रेस्ट भी दे दोगे, अभी नहीं भी पढ़ोगे, तभी भी आपका 9th 10th हो जाएगा। लेकिन जो 11th 12th है, इसमें इतना डेप्थ में क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि कुछ याद भी नहीं होगा, क्योंकि आप सभी को 5 से 6 साल हो गए होंगे, या इससे भी ज़्यादा साल हो गए होंगे आपको 12th दिए हुए, 5 6 साल 4 जितने भी साल हुए हैं, तो 11th 12th का तो इतना याद नहीं है, और वहाँ से बहुत डेप्थ में भी क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, बहुत ज़्यादा डेप्थ में क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। ओके, तो आपको क्या करना है, अपना इन्वायरमेंट का पोर्शन स्ट्रॉन्ग रखना है। ओके, मैं तो यही सलाह दूंगा कि जो इन्वायरमेंट का पोर्शन है उसको स्ट्रॉन्ग रखिए, और जो 9th 10th है उसको तो आपने पढ़ रखा होगा तो ठीक है, पढ़ रखा है, क्योंकि उससे ईजी क्वेश्चन ही बन रहे हैं, 9th और 10th से बहुत ईजी क्वेश्चन आ रहे हैं। और इकोलॉजी आप अपना तैयार कीजिए, तो आप 70+ स्कोर कर पाओगे, 70+। ओके, अगर मैं 11th 12th को हटा देता हूँ यहाँ से। ओके, अब देखते हैं 20 जुलाई का फर्स्ट शिफ्ट। ओके, 20 जुलाई के फर्स्ट शिफ्ट में देखिए कौन कौन से क्वेश्चन पूछे गए थे। पहला क्वेश्चन कि सौर सेल में किस रंग का पेंट किया जाता है, जो सौर सेल होते हैं उसमें किस कलर का पेंट किया जाता है, तो ब्लैक कलर का करेंगे। ब्लैक क्यों करेंगे, ताकि वो ऑब्जॉर्व करें, हीट को ऑब्जॉर्व करके रखें। ओके, इसलिए ब्लैक। हीराकुंड डैम किस नदी पे है, महानदी पे है, और कहाँ पर है, उड़ीसा में हीराकुंड डैम, ये सबसे बड़ा डैम है। हीराकुंड डैम जो है सबसे बड़ा डैम है, और जो टिहरी डैम है अपना, वो टिहरी डैम सबसे ऊंचा डैम है। ओके, नेक्स्ट देखिए, वाइल्ड लाइफ इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया, वाइल्ड लाइफ इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया कहाँ है, देहरादून में है। ओके, वाइल्ड लाइफ इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया। थायराइड को थायरॉक्सिन में
कौन कन्वर्ट करता है? तो आयोडीन। आयोडीन का सेवन इसलिए करते हैं ताकि जो थायराइड है उसको थायरोक्सिन में कन्वर्ट किया जा सके। तो आयोडीन करता है थायराइड को थायरोक्सिन में कन्वर्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन कि एरोबिक और एनारोबिक में किस में ज़्यादा एनर्जी निकलती है? तो एरोबिक में सबसे ज़्यादा एनर्जी निकलती है 38 एटीपी और एनारोबिक में तो कम ही निकलती है, 2 से 3 एटीपी निकलती है इसमें। ओके, एनारोबिक कहाँ पे होता है? मांसपेशियों में, या फिर जो फर्मेंटेशन की क्रिया होती है ईस्ट द्वारा, ओके, उसमें अल्कोहल बनाने में, वहाँ पे होती है एनारोबिक। और एरोबिक कहाँ पे होती है? आप माइटोकॉन्ड्रिया में होती है, जिससे एनर्जी मिलती है हमें। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रकाश की चाल का मात्रक। तो प्रकाश की चाल भी एक क्या है? चाल है, स्पीड है, और स्पीड का मात्रक क्या होता है? मीटर पर सेकेंड। ओके, क्वेश्चन था कि माइटोसिस का फेज था जिसमें जो जाइगोट है, जाइगोट क्या 2 हैप्लॉइड सेल में डिवाइड हो जाता है। तो 2 हैप्लॉइड सेल में डिवाइड कब होता है? जो उसकी लास्ट फेज होती है, लास्ट फेज जब दोनों अलग हो जाते हैं, इसको क्या बोलते हैं? साइटोकाइनेसिस। ओके, साइटोकाइनेसिस जो लास्ट फेज होता है जिसमें अलग हो जाते हैं, जाइगोट अलग अलग हो जाते हैं, जिसमें 23 पेयर इसमें आते हैं, 23 पेयर इसमें आते हैं, तो हैप्लॉइड सेल बन जाते हैं। ओके, तो ये था साइटोकाइनेसिस। नेक्स्ट क्वेश्चन, अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता दिवस 22 मई को मनाते हैं। दोनों शिफ्ट में पूछा गया था, 20 जुलाई को। मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल कब हुआ था? तो 1987 में। ठीक है, ओजोन से रिलेटेड है ये, ओजोन के जो क्षरण हो रहा था ओजोन में, उसको रोकने के लिए था मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल। ओके, सेल थ्योरी को आगे किसने बढ़ाया था? स्लीडन और स्वान के बाद। स्लीडन और स्वान ने कब दिया था? 1838 और 1839 में दिया था। फिर विर्चो ने ऐड किया था इसमें 1855 में, विर्चो ने ऐड किया था, तो विर्चो ने इसको आगे बढ़ाया था। ये क्वेश्चन भी 3 से 4 बार पूछ लिया गया है अभी तक, अलग अलग तरीके से। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि ईस्ट क्या है? ईस्ट क्या है? बैक्टीरिया है, फंजाई है, वायरस है, या एल्गी है? तो ईस्ट क्या है? एक फंजाई है, यानी कि कवक है ईस्ट। ओके, मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला आया था। ओके, देखिए मैग्निफिकेशन क्या होता है? मिरर में देखें तो m इज इक्वल टू h'/h इज इक्वल टू -v/u। देखिए मैग्निफिकेशन पूछे, जब मिरर में पूछे तो माइनस आएगा यहाँ पे, ये ध्यान रखना है। ओके, और अगर लेंस में पूछे तो सेम है, बस यहाँ पे माइनस नहीं आएगा। लेंस में माइनस नहीं आता, मिरर में आता है। जबकि फॉर्मूला जो होता है मिरर फार्मूला और लेंस फार्मूला, उसमें उल्टा आता है। वहाँ पे 1/f वाले में यहाँ पे प्लस आएगा तो वो मिरर है। ओके, ये भी देख के जाना है आपको, कन्फ्यूजन होना है इसमें। नेक्स्ट क्वेश्चन कि सेंटर ऑफ मास पर एक्ट करने वाला फोर्स। सेंटर ऑफ मास पे एक्ट करने वाला फोर्स कौन सा होता है? तो सेंटर ऑफ ग्रेविटी फोर्स एक्ट करता है। सेंटर ऑफ ग्रेविटी फोर्स जो है वो सेंटर ऑफ मास पे एक्ट करता है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन कि गति का जो पहला नियम है, पहला नियम में इनर्शिया की डेफिनेशन किसने दी थी? जड़त्व के बारे में किसने बताया था? तो गैलीलियो थे। इसलिए जो फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन है उसको गैलीलियो का नियम भी कहते हैं। इसको क्या बोलते हैं? गैलीलियो का नियम कहते हैं, या फिर जड़त्व का नियम कहते हैं। और जड़त्व की डेफिनेशन किसने दी थी? गैलीलियो ने दी थी। नेक्स्ट देखते हैं, तो ये जो थे वो फर्स्ट शिफ्ट के थे। तो ये आपका 20 जुलाई का खत्म हो गया। फर्स्ट शिफ्ट में मेरे पे कम क्वेश्चन आए थे, इसलिए इसमें कमी है, 14 क्वेश्चन ही आ पाए मेरे पे। तो आपका अगर एग्जाम था इन शिफ्टों में और इसके अतिरिक्त आपको क्वेश्चन पता है तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। और अगर कोई क्वेश्चन भेजना चाहता है तो मेरी किसी भी वीडियो पे जाके कमेंट कर दें, मैं हर कमेंट पढ़ता हूँ, तो वहाँ से मैं क्वेश्चन ले लूँगा। आप किसी भी वीडियो पर जाइए, वहाँ पर कमेंट कर दीजिए। तो 20 जुलाई खत्म हो गया। अब देखते हैं 19 जुलाई का देखते हैं। 19 जुलाई फर्स्ट और सेकंड शिफ्ट दोनों एक साथ ही देख लेते हैं 19 जुलाई का। ओके, देखिए हाथी परियोजना कब शुरू हुई थी? हाथी परियोजना हुई थी 1992 में। हाथी परियोजना, एलिफेंट प्रोजेक्ट। ओके, महाराणा प्रताप बांध, इसका दूसरा नाम पूछा गया था। इसका दूसरा नाम क्या है? पोंग है। और ये है कहाँ? हिमाचल में। और किस नदी पे है? व्यास नदी पे। ओके, पोंग डैम है ये, और हिमाचल प्रदेश में व्यास नदी पे। नेक्स्ट क्वेश्चन कि पानी की मैक्सिमम डेंसिटी 4 डिग्री सेल्सियस पर कितनी होती है? तो 4 डिग्री सेल्सियस पे होती है 1 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। अगर ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब में पूछा होगा तो 1, और अगर केजी पर मीटर क्यूब में पूछा होगा तो 10⁻3। ओके, नेक्स्ट, पन्ना नेशनल पार्क कहाँ है? पन्ना है एमपी में। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन कि समूह 15 की अशुद्धियों को सिलिकॉन या जर्मेनियम के साथ मिलाने पर किस टाइप का सेमीकंडक्टर बनेगा? देखिए मैं आपको एन टाइप और पी टाइप बिल्कुल क्लियर कर देता हूँ यहीं पे इसी वीडियो में। देखिए एन टाइप और पी टाइप कब बनेंगे? एन टाइप और पी टाइप बनते किससे? सिलिकॉन और जर्मेनियम से बनेंगे, दोनों में। अब यदि हम सिलिकॉन और जर्मेनियम, देखिए सिलिकॉन और जर्मेनियम की संयोजकता कितनी होती है? 4 होती है। ओके, 4 होती है इसकी संयोजकता। अब देखिए 4 है इसकी संयोजकता, मतलब 4 इलेक्ट्रॉन चाहिए इसको। अब अगर हम इसमें टेट्रावैलेंट डालेंगे, टेट्रावैलेंट यानी कि जिसकी संयोजकता 3 है, 3 जैसे कि इंडियम हो गया, गैलियम हो गया, एल्युमिनियम हो गया, बोरोन हो गया। देखिए
एल्युमिनियम, इंडियम, गैलियम, बोरॉन, इनकी जो संयोजकता होती है कैसी होती है, टेट्रावैलेंट, ठीक है, यानी 3 होते हैं इनमें इलेक्ट्रॉन, ओके, 3 होती हैं संयोजकता इलेक्ट्रॉन। अब देखिए अगर 3 वाले डालें हम इसमें, इनकी कितनी है 4, अगर 3 डालेंगे तो कितने हो गए 7। अब क्या बन गया, एक बच गया, गड्ढा बच गया, मान के चलिए कि एक गड्ढा बच गया जिसमें भरना था, मतलब 4 में भरना था लेकिन 3 ही भरा हमने, 4 चाहिए थे इसको, हमने 3 ही भरा, एक गड्ढा बच गया, यानी उसी को होल बोलते हैं। तो पी टाइप में क्या होता है, होल होता है, और यही हो गया पी टाइप। पी मतलब पॉजिटिव और होल होता है, इसमें क्या गमन करते हैं, होल गमन करते हैं। होल कैसे बना, क्योंकि हम 3 ही भर पाए, भरना कितना था 4, तो ये हो गया पी टाइप, ओके। अब देखिए एन टाइप देखते हैं, एन टाइप देखिए नेगेटिव वाला। इसमें देखिए अभी सिलिकॉन जर्मेनियम की संयोजकता कितनी है, 4 है, ओके। अब इसमें हमने 4 की जगह 5 डाल दिया, पेंटावेलेंट डाल दिया, पेंटावेलेंट जैसे कि एंटीमनी, बिस्मिथ, आर्सेनिक, ये डाल दिया, ओके, ये डाल दिया। तो अब देखिए क्या होगा, 4 तो भर जाएंगे गड्ढे में, लेकिन प्लस 1 बच जाएगा, 1 इलेक्ट्रॉन बच जाएगा जो गति करता रहेगा, ओके। तो ये क्या बन जाएगा, नेगेटिव वाला बन जाएगा, यानी एन टाइप सेमीकंडक्टर बन जाएगा इस इलेक्ट्रॉन की वजह से, ओके। तो इसमें गति कौन करेगा, इलेक्ट्रॉन, मुक्त इलेक्ट्रॉन, और जो पी टाइप में गति कौन करेगा, होल्स करेगा, पॉजिटिव होल्स, ओके। अब देखिए अब इस टाइप से भी क्वेश्चन पूछा गया कि समूह 15, ओके, समूह 15। अब देखिए मैं आपको बता चुका हूँ ये सब, अगर कोई शुरू से वीडियो देखता आ रहा होगा, जैसे किसी की संयोजकता 3 है या 4, 5, 6, तो इसमें क्या करते हैं 10 जोड़ देते हैं और ग्रुप पता चल जाता है। जैसे इसकी संयोजकता 3 है, इसमें 10 जोड़ेंगे तो ये 13 ग्रुप में आ जाएगा, 13 ग्रुप में आ जाएगा, 13 ग्रुप। तो एल्युमिनियम, इंडियम, गैलियम, बोरॉन, ये क्या हो गया 13 ग्रुप, इसमें बोलेंगे कि 13 ग्रुप, क्योंकि इनकी वैलेंसी कितनी है, टेट्रावैलेंट है, ये 3 है, मतलब 3 है, यानी कि 13वें ग्रुप में क्या होते हैं, ये इसमें मिलाएंगे तो हम एक होल बच जाएगा, यानी कि पी टाइप का, ओके। और 15 ग्रुप देखिए, एंटीमनी, बिस्मिथ, आर्सेनिक, 5 होगी इनकी संयोजकता, 5, इसमें 10 जोड़ेंगे तो कितना हो गया 15, यानी कि 15वें ग्रुप में जो पूछा ही गया है 15वें ग्रुप में। तो 15 ग्रुप में एक जाएगा, एक एक्स्ट्रा आएगा उसमें, वो इलेक्ट्रॉन जो मूवमेंट करेगा, इसी वजह से क्या है एन टाइप बनेगा, ओके। तो ये समझ गए होंगे आप। नेक्स्ट देखते हैं, इसके वेलोसिटी ऑफ मून। पहले इसके वेलोसिटी ऑफ मून पूछा गया, फिर उसके बाद क्या पूछा है, अर्थ के बारे में पूछा गया था। तो 2.38 किलोमीटर पर सेकेंड होता है, 2.38 किलोमीटर पर सेकेंड होता है, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन कि इफ द लेंथ ऑफ कंडक्टर इज L/2, ये न्यूमेरिकल था, एंड एरिया 2A, same material have L and A have the resistance 4 ohm, then find the R dash। देखिए ऐसा क्वेश्चन था कि एक कोई 4 ओम का प्रतिरोध है जिसकी लंबाई L है और उसमें करंट कितना A फ्लो हो रहा है। अब उसी को हमने क्या कर दिया, जो लंबाई है, लंबाई को कर दिया हमने L/2 कर दिया, और जो उसमें करंट फ्लो होता है उसको डबल कर दिया, यानी कि 2A कर दिया। तो जो नया वाला रेजिस्टेंस होगा वो कितना होगा, तो आपको रेजिस्टेंस का फॉर्मूला पता होना चाहिए, क्या होता है, R = ρ L/A, ये लगाना है। तो एक बार पहले वाले के लिए लगा देंगे, एक बार दूसरे वाले के लिए लगा देंगे, दोनों को डिवाइड कर देंगे। जैसे कि R, ये R है सिर्फ R, तो इसका हो गया L/A, R डैश निकालना है, ओके। रो L/2 कर दिया, उसकी जगह 2A रख दिया, L से L कट गया, A से A कट गया, ये आएगा आपका R डैश बाई R, क्या आएगा 1/2/2, ओके। इसको पलट देंगे तो ये देखिए आपका लास्ट में ये आएगा, जब आप इसे सॉल्व करोगे, R डैश बाई R = 1/4 आया। अब इस R को इधर भेज देंगे तो इनटू में आ जाएगा R। अब इस R की वैल्यू दे रखी थी 4 रखेंगे, अब 4 से 4 कट जाएगा, यानी कि 1 ओम आ गया इसका आंसर, ओके। न्यूमेरिकल इजी आ रहे हैं, जो 9, 10 से आ रहे हैं वो तो इजी है, 12th के न्यूमेरिकल हार्ड आ रहे हैं, ओके। नेक्स्ट देखिए, केंद्र की खोज किसने की थी। अब ये पता नहीं चला कि किस केंद्र की बात हो रही है। तो सेल में तो खोजा था रॉबर्ट ब्राउन ने, ओके। रॉबर्ट ब्राउन ने कहाँ खोजा था, सेल में। एटम में किसने खोजा था, रदरफोर्ड ने, ओके। RRR क्या होता है, RRR क्या होता है, रिड्यूस, रीयूज, रिसाइकिल, ओके। रिड्यूस, रीयूज, रिसाइकिल, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन, 1992 में कौन सी संधि हुई थी। देखिए 1992 वाला तो इतनी बार पूछ लिया गया बंदरों का एग्जाम में, 5 से 6 बार पूछ लिया गया 1992 वाला। 1992 में कौन सी हुआ था, रियो सम्मेलन हुआ था, ओके। इसमें एजेंडा 21 की बात हुई थी, जो सस्टेनेबल डेवलपमेंट से रिलेटेड है, ओके। अगला क्वेश्चन है कि 10⁻⁻6 से 10⁻12 +12 तक की जो परास है, ये किनकी होती है, तो अर्धचालकों की होती है, सेमीकंडक्टर की होती है। और चालकों यानी कि कंडक्टरों की कितनी होती है, 10⁻⁻8 से 10⁻⁻6 तक किसकी होती है, कंडक्टर यानी कि चालकों की। और इंसुलेटर की पूछी जाए, ठीक है, इंसुलेटर कुचालकों की पूछी जाए तो 10⁻12 से 10⁻17, इसमें प्लस होता है, ओके। अभिकेंद्र सेंट्रीपिटल फोर्स, अभिकेंद्री बल यानी सेंट्रीपिटल फोर्स के विपरीत अपोजिट कौन सा बल लगता है, तो अपकेंद्र लगता है, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स लगता है, ओके।
जैसे हम किसी वृत्ताकार मार्ग पर चल रहे हैं तो अंदर की साइड एक बल लगता है, इसको बोलते हैं सेंट्रीपिटल फोर्स, और एक बाहर की बल इसके विपरीत में कौन सा लगता है, जो बाहर की साइड लगता है केंद्र से बाहर की ओर कौन सा लगता है, सेंट्रीफ्यूगल अब केंद्रीय बल लगता है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हरित क्रांति में किस फसल का उत्पादन बढ़ा था, किस फसल का, गेहूं का बढ़ा था। जो MS स्वामीनाथन है, फादर ऑफ ग्रीन रेवोल्यूशन, वो उन्होंने क्या किया था, मैक्सिको से गेहूं की एक वैरायटी लेके आए थे और पंजाब की एक वैरायटी के साथ उन्होंने उसका हाइब्रिडाइजेशन किया। ओके, उसका संकलन किया। उसके बाद एक नई उन्होंने प्रजाति बनाई और उसी से ग्रीन रेवोल्यूशन हुआ था। इसमें किसका हुआ था, गेहूं का हुआ था। ओके, नेक्स्ट है बंजर भूमि पर वन लगाने को क्या कहा जाता है। बंजर भूमि, देखिए गेहूं से एक क्वेश्चन और आया था 20 जुलाई के सेकंड शिफ्ट में कि हिमगिरी क्या है। हिमगिरी भी क्या है, गेहूं की वैरायटी है हिमगिरी। ओके, जिसमें रोग वोग कुछ नहीं लगता है। तो हिमगिरी क्या है, एक गेहूं की वैरायटी जिसमें ये रोग प्रतिरोध है, यानी इसमें बीमारी नहीं लग सकती। ओके, नेक्स्ट बंजर भूमि पर वन लगाने को क्या कहा जाता है। बंजर भूमि पे हम वन लगाते हैं तो उसको बोलते हैं एफॉरेस्टेशन। इसको क्या बोलते हैं, एफॉरेस्टेशन, यानी वनीकरण बोलते हैं इसको। ओके, नेक्स्ट दूध का स्रावन कौन सा हार्मोन करता है। अब यहाँ पे दो क्वेश्चन है, दूध बनाता कौन है और स्रावन कौन करता है। बनाता तो है प्रोलैक्टिन फॉर्म करता है दूध, और स्रावित कौन करता है, बाहर कौन निकालता है, तो ऑक्सीटोसिन के वजह से, ऑक्सीटोसिन जिसको लव हार्मोन भी बोलते हैं, प्यार मोहब्बत जो फीलिंग्स ये सब ऑक्सीटोसिन के वजह से। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन के एल्युमिनियम में संयोजी इलेक्ट्रॉन, वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने हैं, वैलेंस इलेक्ट्रॉन 3 होंगे। और वैलेंसी देखिए, वैलेंस इलेक्ट्रॉन वैलेंसी में बता चुका हूँ बार बार, फिर भी एक बार और बताता हूँ। वैलेंस इलेक्ट्रॉन होता है लास्ट सेल में जितने हैं, तो जैसे एल्युमिनियम का 13 होता है, इसका करते हैं 2, 8 और 3। तो लास्ट सेल में जितने भी इलेक्ट्रॉन है, चाहे 8 हो जितने भी हो, लास्ट सेल में जितने हैं उसको बोलते हैं संयोजी इलेक्ट्रॉन, वैलेंसी इलेक्ट्रॉन। और जितने इलेक्ट्रॉन इसको चाहिए अपने सेल को पूरा करने के लिए बोलते हैं संयोजकता या फिर वैलेंसी। तो इसको देखिए कितना चाहिए, 5। अब 5 तो कोई इसको देगा नहीं, तो क्या करेगा, ये 3 ही दे देगा अपने। तो इसकी क्या होगी, +3 हो जाएगा, यानी ये 3 डोनेट कर देगा। तो ये इसकी जो लास्ट सेल है इतनी बच जाएगी, 2 ही सेल बचेंगे इसमें बस। ओके, नेक्स्ट है कि 4 प्रोटॉन 4 इलेक्ट्रॉन और 3 न्यूट्रॉन वाले का मास नंबर क्या होगा। कोई एलिमेंट है जिसमें 4 प्रोटॉन 4 इलेक्ट्रॉन और 3 न्यूट्रॉन है, तो उसका मास नंबर कितना होगा, 7 होगा। देखिए मास नंबर क्या होता है, प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन, प्रोटॉन 4 न्यूट्रॉन कितने 3, 7 हो गया। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि ग्रीन ट्रिब्यूनल डे ओके कब सेलिब्रेट किया जाता है, 18 अक्टूबर को। क्यों, क्योंकि 18 अक्टूबर 2010 में ग्रीन ट्रिब्यूनल की स्थापना हुई थी। ओके, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जल संरक्षण अधिनियम भारत में कब लागू हुआ था, तो 2008 में, सबसे लेट हुआ था ये जल संरक्षण अधिनियम। ओके, सबसे पहले क्या हुआ था, प्रदूषण के लिए कदम उठाए गए थे, कब, 1974 में प्रदूषण के लिए एक बोर्ड बनाया गया था। इसके 6 साल के बाद वन कानून बनाया गया था, 1980 में सबसे पहला वन कानून 1980। इसके 6 साल के बाद पर्यावरण पर कानून बना 1986 में, पर्यावरण संरक्षण अधिनियम। ओके, 1986। तो ये यहाँ से क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, ये पूछा गया है। ओके, तो इन तीनों में से भी पूछा जा सकता है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि संवेग की इकाई क्या होती है। संवेग देखिए क्या होता है, P = mv, m क्या हो गया kg, और v का क्या होता है मीटर पर सेकेंड। ओके, तो kg मीटर पर सेकेंड। ओके, ये है, ये गलत है यहाँ पे, इसका है kg मीटर पर सेकेंड। ओके, ये पर नहीं है बीच में। ओके, kg मीटर पर सेकेंड, ये है इसका आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की जैव विविधता दशक देखिए कौन सा, 10 साल होने चाहिए, कौन सा है, 2011 से लेके 2020 जो अभी पीछे खत्म हुआ है, ये क्या था, जैव विविधता दशक था। ओके, 2011 से लेके 2020 तक। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि विद्युत प्रेस में क्या प्रयुक्त किया जाता है, तो नाइक्रोम। क्योंकि जो इसका गलनांक है वो बहुत ज़्यादा होता है, मेल्टिंग पॉइंट बहुत ज़्यादा होता है इसलिए। ओके, ये गलती नहीं है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, और रेजिस्टेंस भी उसका ज़्यादा होता है इसलिए। नेक्स्ट क्वेश्चन कि बायोगैस का कंपोजिशन पूछा गया था, बायोगैस में क्या क्या होता है। तो देखिए एनसीईआरटी में आप देखोगे तो मीथेन 75% दे रखा है एनसीईआरटी में, जबकि होता कितना है 55 से 65% होता है मीथेन। ओके, तो आपके ऑप्शन में अगर 75 है तो उसको आपने करेक्ट करना है, क्योंकि एनसीईआरटी में ये दे रखा है, और अगर 55 to 65 है तो आप इसे करेक्ट कर सकते हैं। मीथेन होता है 75% एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग। CO2 होता है सेकंड नंबर पे 35 से 45, और एक होता है H2S गैस। ओके, हाइड्रोजन सल्फाइड। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एशिया में कौन सा ग्रासलैंड पाया जाता है। देखिए ग्रासलैंड से भी हर शिफ्ट में क्वेश्चन बन रहे हैं, एक आधे शिफ्ट को छोड़ के बाकी सब शिफ्ट में ग्रासलैंड से बने हैं, 1 से 2 क्वेश्चन बने, किसी में 3 क्वेश्चन बने हैं। तो देखिए ग्रासलैंड जो एशिया में पाया जाता है वो है स्टेपी। देखिए स्टेपी कहाँ पाया जाता है, यूरेशिया बेल्ट में। पिछली वीडियो में बताया था मैंने आपको, यूरेशिया जो बेल्ट है उसमें पाया जाता है स्टेपी। तो यूरेशिया में कौन, यूरोप आ जाता है और एशिया आ जाता है स्टेपी। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि फ्लेमिंग के दाएं हाथ के नियम में अंगूठा क्या शो करता है।
अंगूठा जो थंब होता है वो क्या शो करता है फ्लेमिंग के राइट हैंड लॉ में। राइट हैंड लॉ चाहे लेफ्ट हैंड लॉ, दोनों में क्या मोशन और बल को, या फिर मोशन को करेगा या फिर फोर्स को करेगा। ओके, और अगर बोलूँ फ्लेमिंग के दाएं हाथ की बात करूँ, दाएं हाथ, ठीक है, दाएं हाथ में जो बीच वाली उंगली है वो क्या करती है, इंड्यूस्ड करंट को, और फोर फिंगर क्या, मैग्नेटिक फील्ड। ठीक है, दोनों जो नियम है दाएं और बाएं हाथ का नियम, दोनों में देखिए जो फोर फिंगर है, तर्जनी है, और जो अंगूठा है, ये दोनों सेम ही रहेंगे। जो अंगूठा है वो फोर्स को या फिर मोशन को शो करेगा, और जो तर्जनी है वो क्या करेगा, मैग्नेटिक फील्ड को, चुंबकीय क्षेत्र। जो बीच वाली उंगली ये चेंज हो जाती है, दाएं हाथ वाले में क्या, इंड्यूस्ड करंट, और बाएं हाथ के नियम में ओनली करंट, सिर्फ करंट होता है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि उत्तल लेंस में, कॉन्वेक्स लेंस में अगर इमेज फोकस पे बन रही है तो ऑब्जेक्ट को कहाँ रखा गया होगा, ऑब्जेक्ट को रखा गया इन्फिनिटी पे, तब उसका जो फोकस कहाँ, F2 पे बन रहा होगा, F2 पे बन रहा होगा फोकस पे। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, उल्टा पिरामिड देखिए, उल्टा पिरामिड देखिए तीन चीज़ों का पिरामिड बनता है, एक तो नंबर का, ठीक, एक बायोमास का, और एक एनर्जी का। तो एनर्जी का जो पिरामिड होता है हमेशा सीधा होता है। नंबर का देखिए, नंबर का पिरामिड सिर्फ पेड़ में उल्टा बनता है, पेड़ में उल्टा बनता है नंबर का पिरामिड। और मास की बात करें तो मास का जो उल्टा पिरामिड होता है वो जलीय में बनता है, जलीय इकोसिस्टम में, जलीय जैसे सागर हो गया, तालाब हो गया, पॉन्ड, इन सब में जितने भी जो मास का बनेगा, बायोमास का, वो क्या होगा, उल्टा बनेगा, वो उल्टा बनेगा, बाकी सारे सीधे बनेंगे। ओके, तो ये एक्सेप्शन होते हैं कुछ उल्टा और सीधा के। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट, सबसे ज़्यादा विद्युत ऋणात्मक तत्व कौन है, तो फ्लोरीन है। और सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रो एफिनेट कौन सा होता है, तो वो होता है क्लोरीन। एफिनिटी सबसे ज़्यादा किसमें होती है, क्लोरीन में। नेक्स्ट क्वेश्चन कि ISA, इंटरनेशनल सोलर अलायंस, इसका मुख्यालय कहाँ है, हेडक्वार्टर कहाँ है, तो गुरुग्राम में, इंडिया में। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन कि पीछे देखने के लिए गाड़ी के साइड में कौन सा मिरर लगा होता है, तो होता है उत्तल यानी कि कॉन्वेक्स। ओके, ये 20 जुलाई में भी पूछा गया था किसी शिफ्ट में, और ये 19 जुलाई में भी पूछा गया है। ओके, नेक्स्ट देखिए, किसी गेंद को 29 मीटर पर सेकंड की प्रारंभिक वेग से ऊपर की ओर फेंका जाता है, अधिकतम ऊंचाई कितनी होगी। तो मैंने आपको ये बताया था कि जब हम किसी वस्तु को नीचे से ऊपर फेंकते हैं तो v हमेशा 0 लेना चाहिए, और ऊपर से नीचे कुछ फेंकते हैं तो हमेशा u 0 लेना चाहिए। यहाँ पे क्या फेंक रहे हैं, ऊपर की साइड फेंक रहे हैं तो v 0 हो गया, u दे रखा है कितना 29, और पूछ रहा है अधिकतम कितनी ऊंचाई पे जाएगा, s पूछ रहा है, डिस्प्लेसमेंट। ओके, तो रख दीजिए थर्ड इक्वेशन में रखते हैं, यानी कि v स्क्वायर इज इक्वल टू u स्क्वायर प्लस 2as। ओके, यहाँ सारी वैल्यू रखते हैं, v स्क्वायर की वैल्यू क्या होगी, 0 हो गई, ठीक है, यू स्क्वायर की वैल्यू 29 का स्क्वायर हो जाएगा। ओके, प्लस 2a क्या होगा, जी जो इस पर लगा यानी कि 9.8, इसको 10 ले लेते हैं, लेकिन लेंगे कैसे, माइनस, क्योंकि नीचे से ऊपर की ओर फेंक रहे हैं तो उल्टी साइड में लगेगा जी। ओके, और s तो निकालना है। ओके, इसको सॉल्व करते हैं आगे, तो इधर तो क्या था 0, और 29 का स्क्वायर करेंगे तो 841 होता है शायद। ओके, फिर ये माइनस होगा क्योंकि माइनस में हम लेते हैं जी, तो 20s हो गया ये। ओके, इसको इधर भेज देते हैं। ओके, देखिए 20s इज इक्वल टू 841, इस 20 को इसके नीचे भेज देते हैं। ओके, इसको काटते हैं, 4 बार में गया, 2 बार में गया, 0.5 इतना आ गया, एक पॉइंट और लगा देंगे इधर तो ये आ गया 42 पॉइंट समथिंग, 42.05 के समथिंग हमारा आंसर आ जाएगा मीटर में, इतना ऊंचाई वो कवर करेगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, ये भी खत्म हो गया, 90 जुलाई का भी खत्म हो गया। 90 जुलाई के मेरे पास इतने ही क्वेश्चन थे, तो ये 90 जुलाई के खत्म हो गए। ओके, अब हम देखते हैं, अब देखिए हमने 90 जुलाई का कर लिया और 20 जुलाई के दोनों 4 शिफ्ट कर लिए हैं टोटल। अब जो 18 जुलाई का सेकंड शिफ्ट बच रखा था जो मैंने सॉल्व नहीं करवाया था, उसे भी देख लेते हैं एक बार। ओके, 18 जुलाई का सेकंड शिफ्ट देखते हैं। 18 जुलाई का देखिए, पहला क्वेश्चन, नर्मदा नदी निम्न में से किस राज्य से होकर नहीं बहती। नर्मदा नदी देखिए किससे बहती है, नर्मदा नदी अमरकंटक से निकलती है। अमरकंटक कहाँ है, एमपी में, तो एमपी में तो बहेगी। महाराष्ट्र का जो ऊपर का इलाका है उसमें थोड़ा सा टच होती है, और गुजरात में, गुजरात से होते हुए अरेबियन सी जो है वहाँ पे गिर जाती है। ओके, और ये उल्टी डायरेक्शन में बहती है। ठीक है, यहाँ से ये किधर जाती है, पूर्व से पश्चिम की ओर बहती है, तो उल्टी डायरेक्शन, नर्मदा और ताप्ती है जो उल्टी डायरेक्शन में बहती है। ठीक है, तो ये देखिए किससे नहीं जाती है, महाराष्ट्र से होकर जाती है, गुजरात से जाती है, एमपी से जाती है, राजस्थान से नहीं जाती है, राजस्थान हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, रामसर सम्मेलन किससे संबंधित है, तो रामसर किससे, आर्द्र भूमि, वेटलैंड से, और ये कब हुआ था, 2 फेब 1971 को हुआ था। ठीक है, ईरान का जो एक शहर है रामसर, वहाँ पे हुआ था। ओके, नेक्स्ट देखिए, और वेटलैंड क्या होता है, वेटलैंड देखिए दलदली टाइप की भूमि होती है जहाँ पे ऐसा प्रतीत होता है कि जो जल है वो स्थल से मिल रहा है। ओके, जल जो स्थल से मिल रहा है, और इस पर क्या होता है, वर्ष भर या वर्ष के अधिकतम समय तक वो जल रहता है वहाँ पे। तो यहाँ पे क्या होता है, इन क्षेत्रों में जो ये दलदली क्षेत्र होते हैं यहाँ पे बायोडाइवर्सिटी है, जैव विविधता बहुत अधिक पाया जाता है। ओके, इसको हनीमून स्पॉट्स भी बोलते हैं, हनीमून स्पॉट्स और बायोडाइवर्सिटी बहुत ज़्यादा, क्योंकि डाइवर्सिटी क्षेत्र पाया जाता है वहाँ।
नेक्स्ट क्वेश्चन था कि टाइगर प्रोजेक्ट कब शुरू हुआ था। एलिफेंट पूछा गया था इसके बाद में, इससे पहले टाइगर पूछा गया था। टाइगर कब हुआ 1973 में, एलिफेंट कब हुआ 1992 में। ओके नेक्स्ट देखिए, भारत का सबसे पुराना नेशनल पार्क कौन सा है, हेली है, जो अब क्या बन गया है जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क। कहाँ है, उत्तराखंड में, और बना कब था 1936 में हेली नेशनल पार्क के नाम से। ओके नेक्स्ट क्वेश्चन है कि ड्यूटेरियम, ड्यूटेरियम में न्यूट्रॉनों की संख्या कितनी होती है। तो ड्यूटेरियम देखिए, पहला होता है प्रोटियम 1H1, फिर होता है ड्यूटेरियम 1S2, फिर होता है ट्राइटेरियम 1S3। तो इसमें कितने होते हैं देखिए, एक इसमें माइनस कर देंगे, मास नंबर में एक प्रोटॉन नंबर माइनस करेंगे तो एक होगा, इसमें एक होगा न्यूट्रॉन, और ट्राइटेरियम में कितना होगा 2 होगा, और प्रोटियम में तो एक भी नहीं होता 0। तो इसमें कितना हो गया 1। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एक जैसे आवेश वाले आयन आपस में किस बॉन्ड से जुड़े होते हैं। जिनके ऊपर एक जैसा चार्ज है तो वो किससे जुड़े होंगे, जैसे कि किसी पे प्लस प्लस होगा या फिर किसी पे माइनस माइनस है तो किससे जुड़े होंगे, वो होंगे कोवेलेंट से। और अलग अलग जब चार्ज होता है तो जुड़ते हैं आयोनिक से। आयोनिक जैसे कि NaCl ले लेते हैं, Na के ऊपर प्लस होता है, Cl के ऊपर माइनस होता है तो NaCl बनता है, और NaCl क्या है, एक आयोनिक बॉन्ड है। ओके नेक्स्ट देखिए, ग्रेफाइड में किस तरह का बॉन्ड होता है। तो ग्रेफाइड में भी कोवेलेंट होता है। कार्बन का कंपाउंड है, कार्बन क्या बनाता है, कोवेलेंट ही बनाता है कार्बन। ओके अब देखिए ग्रेफाइड में देखेंगे बॉन्ड की, तो एक कार्बन 3 के साथ बनाता है, एक कार्बन 3 के साथ बनाता है, और एक बच जाता है, एक बच जाता है। इसी की वजह से जो ग्रेफाइड है उसमें क्या इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट होती है, ठीक है, विद्युत धारा का प्रभाव होता है ग्रेफाइड में। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि चंद्रमा अपने अक्ष का एक चक्कर लगाने में कितना समय लेती है, कितना समय लेती है 27.3 डे, 27.3 डे, या इसको ऐसे लिख सकते हैं 27 दिन 7 घंटे और 43 मिनट। ओके ऐसे भी लिख सकते हैं। और न्यू मून टू न्यू मून यानी नए चांद से नए चांद में कितना होता है इसका टोटल टाइम, तो 29.5 डे न्यू मून टू न्यू मून, जिसमें बीच में 14th डे में क्या होता है, अमावस्या पूर्णिमा ये सब जो होता है। ओके तो न्यू मून टू न्यू मून होने में कितना होता है 29.5। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पृथ्वी के कितने प्राकृतिक उपग्रह, नेचुरल सैटेलाइट कितने हैं, एक ही है, कौन है, मून है। ओके नेक्स्ट, निम्न में से कौन मांसाहारी है, कार्निवोर कौन है इनमें से, ठीक है, टिड्डा, शेर है कार्निवोर। ओके नेक्स्ट क्वेश्चन, सबसे पहले ये किसने बताया कि सेल वॉल पादपों में एक विशेष स्ट्रक्चर है। तो सेल वॉल की खोज ही किसने की थी, रॉबर्ट हुक ने की थी 1665 में, सेल वॉल से ही, कॉर्क में। ओके ठीक है, डेड कॉर्क में किया था इन्होंने, तो इन्होंने ही बताया था सेल वॉल क्या है, एक विशेष स्ट्रक्चर है। ओके नेक्स्ट क्वेश्चन कि राइबोसोम की खोज किसने की थी। राइबोसोम की खोज की थी GE पैलेडे ने, इन्होंने की थी एनिमल में। और अगर प्लांट में बात करें तो रॉबिन्सन और ब्राउन ने कहा प्लांट्स में, और एनिमल में कितने GE पैलेडे ने। नेक्स्ट क्वेश्चन, स्थिर अनुपात का नियम 4 बार पूछा गया है क्वेश्चन, 4 बार। कांस्टेंट प्रोपोर्शन का नियम किसने दिया था, जोसेफ प्रॉस्ट ने। ओके और मास कंजर्वेशन का लॉ, द्रव्यमान संरक्षण का लॉ किसने दिया, एंटोनियो एल लेवेजियर ने दिया था। लेवेजियर ने मास का दिया था, और जो कांस्टेंट प्रोपोर्शन का नियम दिया था जोसेफ प्रॉस्ट ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सूर्य की निर्वात में चाल कितनी होती है, वैक्यूम में चाल कितनी होती है, तो 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। इसको कैसे भी लिखा आ सकता है आपके ऑप्शन में, जैसे 3000 यानी 8 टाइम्स 0 दे दिया, इस टाइप का मीटर पर सेकेंड, इस टाइप का, या फिर किलोमीटर में होगा तो 3 0 और कम कर देगा, इस टाइप से। ओके यानी कि लेंस से बनने वाले प्रतिबिंब को किससे दर्शाया जाता है, किससे रिप्रेजेंट करते हैं, तो प्रतिबिंब को तो आई से करते हैं, इमेज से। अब ऑप्शन में पता नहीं क्या था, प्रतिबिंब को आई से करते हैं और वस्तु को ओ से करते हैं, ऑब्जेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एक न्यूमेरिकल था 20 kg की द्रव्यमान वाली कोई वस्तु है जिस पे 50 न्यूटन का बल लगाया जाता है, तो वस्तु कितने समय में रुकेगी। इसमें कुछ नहीं करना है, कितने समय में रुकेगी, T निकालना है। इसमें शायद U दे रखा होगा, ये मिसिंग है, U या फिर V में इसमें से कुछ देना चाहिए, या फिर वो भी निकल जाएगा। देखिए 50 न्यूटन का बल लगाया जाता है। ओके तो देखिए हमें निकालना क्या है, टी कैसे निकलेगा, फर्स्ट इक्वेशन से या फिर सेकंड इक्वेशन से। फर्स्ट में हमें क्या क्या चाहिए, यू चाहिए, वी चाहिए और ए चाहिए, और सेकंड में भी ए चाहिए। तो ए निकालते हैं, ए कैसे निकलेगा, पहले एफ इजगल टू एम ए से, एफ इजगल टू एम ए। तो एफ है हमें पता, एम भी पता है हमें, ए निकाल लेंगे। एफ कितना है 50/20, इसे काटेंगे तो कितना आ जाएगा 2.5 आ गया ए। ओके अब अगर हम फर्स्ट इक्वेशन में रखें तो u चाहिए हमें, जो u है नहीं क्वेश्चन में। सेकंड में भी रखेंगे तभी भी हमें u चाहिए, तो u भी ऐसे निकाल सकते हैं। a क्या होता है, a इज इक्वल टू क्या होता है, v माइनस यू बाई टी, पर यहाँ पे t नहीं पता। ओके तो ये क्वेश्चन कंप्लीट आया नहीं है मेरे भाई, v या फिर u में कुछ इसमें गिवन होगा, v या फिर u में, तभी ये क्वेश्चन सॉल्व होगा। ओके नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अगर किसी वस्तु को अवतल दर्पण यानी कॉनकेव मिरर के C पर रखा जाए तो वस्तु का आकार कैसा होगा। तो C पर जब रखते हैं तो C सेम ही साइज़ का बनता है, उल्टा बनता है सेम साइज़ का, बिल्कुल C पे रखते हैं तो ओके सेम साइज़ का। नेक्स्ट देखिए, ये सब तो मैंने रटा रखा होगा, जो मेरी वीडियो शुरू से देखता है उसे तो मैंने ये रटा ही रखा होगा, लेंस कैसे बनता है और मिरर से कैसे बनता है।
ठीक, तो ये तो क्वेश्चन छूटेगा नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि गोलीय दर्पण की वक्रता त्रिज्या, ठीक है, रेडियस ऑफ कर्वेचर आर और फोकस दूरी, फोकल लेंथ एफ के बीच में क्या रिलेशन होता है? तो एफ इज इक्वल टू क्या होता है? r/2। ओके, नेक्स्ट है कि 9 पिको फेरेड धारिता के 3 कैपेसिटर की कुल क्षमता कितनी होगी? देखिए, जैसे हम रजिस्टर में करते हैं, रजिस्टर में जब हम सीरीज़ में लगाते हैं तो R1 + R2 + R3 डायरेक्ट जोड़ देते हैं सीरीज़ में, और पैरेलल में 1/R1 1/R2 ये करते हैं। लेकिन कैपेसिटर के केस में उल्टा होता है। कैपेसिटर में अगर हम सीरीज़ में लगाएंगे तो वो हो जाएगा 1/C + 1/C2, और अगर हम पैरेलल में लगाएंगे तो वो C1 + C2 + C3 ये हो जाएगा। तो ये नहीं पता था कि किस कॉम्बिनेशन में पूछा था, सीरीज़ में पूछा था कि पैरेलल में। तो अगर सीरीज़ में पूछा होगा तो देखिए 3 है और 9 पिको-फेरेड के, तो 1/9 + 1/9 + 1/9 हो जाएगा। सीरीज़ में 1/, के फॉर्म में आते हैं। इसको करेंगे तो 9 एलसीएम हो गया, 3/9 आ गया। इसको पलट देंगे तो क्या हो जाएगा? 9/3, यानी कि 3 आ जाएगा। इसका 3 पिको-फेरेड आ जाएगा सीरीज़ में, और यही शायद पूछा गया होगा सीरीज़ में। क्वेश्चन कि जर्मेनियम की इलेक्ट्रॉनिक संयोजकता कितनी होती है? ओके, इसकी संयोजकता कितनी होती है? वैलेंसी कितनी होती है? तो जर्मेनियम के लास्ट सेल में कितने होते हैं? 4 है। अब 4 वैलेंस इलेक्ट्रॉन पूछा होता तो 4, अब संयोजकता 4 है, यानी इसको चाहिए कितने? 4 चाहिए इसको पूरा करने के लिए 4। तो इसकी संयोजकता कितनी होगी? -4, क्योंकि ये 4 दे ही नहीं सकता, तो इसलिए +4 तो कभी होगा नहीं, ये लेगा ही। जब किसी की संयोजकता 4 होती है ना, तो हमेशा वो लेगा 4 इलेक्ट्रॉन, दे नहीं सकता है वो लेगा, इसलिए माइनस होगी। जैसे कार्बन है, कार्बन की भी संयोजकता कितनी होगी? -4। ओके, नेक्स्ट देखिए, CFC का फुल फॉर्म क्लोरोफ्लोरोकार्बन। ओके, उकाई बांध किस नदी पे? उकाई बांध है ताप्ती नदी, गुजरात में। ओके, आगे देखते हैं। ओजोन छिद्र कहाँ पर है? ओजोन में जो छिद्र है वो कहाँ है? अंटार्कटिका में है। अंटार्कटिका साउथ पोल पे, जैसे पृथ्वी है नॉर्थ पोल हो गया, साउथ पोल अंटार्कटिका यहाँ पे नीचे, इसी पर जो है ओजोन का छिद्र पाया गया था। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, C2H5OH क्या होता है? तो C2H5OH क्या है? एल्कोहल है, इथाइल एल्कोहल। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सेमीकंडक्टर पी और एन टाइप, ये मैं अभी बता चुका हूँ आपको शुरू में कि कैसे बनेंगे पी और एन टाइप। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि ऑक्सीजन गैस किस प्रक्रिया से मुक्त होती है? तो फोटोसिंथेसिस, प्रकाश संश्लेषण की क्रिया से मुक्त होती है। प्रकाश संश्लेषण में क्या करते हैं? जो पौधे हैं CO2 लिया उन्होंने, ओके, पानी लिया, सूर्य की प्रकाश, क्लोरोफिल की उपस्थिति में ग्लूकोज बनाते हैं, वाटर बनाते हैं और ऑक्सीजन गैस रिलीज करते हैं। ऑक्सीजन गैस, तो ऑक्सीजन कहाँ से रिलीज होता है? फोटोसिंथेसिस। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सबसे ज़्यादा CO2 उत्सर्जक देश है। सबसे ज़्यादा CO2 कौन सा देश निकालता है? तो चाइना है पहले नंबर पे, दूसरे नंबर पे इंडिया। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन विट्रो फर्टिलाइजेशन से क्वेश्चन था। इन विट्रो फर्टिलाइजेशन यानी कि जो टेस्ट ट्यूब होता है, इसमें क्या करते हैं कि स्पर्म को लेते हैं और एक एग को लेते हैं, एक टेस्ट ट्यूब में उसको फर्टिलाइजेशन करवाते हैं, फिर उसको यूट्रस में डाल देते हैं, तो इसी को बोलते हैं इन विट्रो फर्टिलाइजेशन। यानी कि एक फर्टिलाइजेशन कहाँ पे होता है? एक टेस्ट ट्यूब में होता है, ठीक है, इन विट्रो। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है कंसाई इंटरनेशनल एयरपोर्ट। कंसाई इंटरनेशनल एयरपोर्ट कहाँ है? जापान में। अभी तक एक ही एयरपोर्ट पूछा गया है, तो आपको कोई ज़रूरत नहीं है एयरपोर्ट पढ़ने की, ठीक है, पर अगर आप चांस नहीं लेना चाहते हो तो आप पढ़ सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन कि 2 कंप्रेशन और रेयरफैक्शन, संपीड़न और विरलन के बीच की दूरी क्या होती है? संपीड़न और विरलन के बीच की दूरी क्या होती है? इसी को बोलते हैं वेवलेंथ बोलते हैं इसको। या फिर 2 क्रेस्ट और थ्रॉफ, ठीक है, श्रिंग और गर्थ, 2 इनके बीच की दूरी, मतलब जैसे इन दोनों के बीच की दूरी क्या होगा? ये भी वेवलेंथ होगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, मार्स गैस किसको बोलते हैं? मार्स गैस मीथेन को ही बोलते हैं, मार्स गैस। और कार्बन साइकिल से एक क्वेश्चन आया था। ओके, तो मैं आपको ये बोलूँगा, एनसीईआरटी अगर पढ़ रखी है तो एनसीईआरटी से इजी क्वेश्चन बन रहे हैं, ऐसा नहीं कि टफ क्वेश्चन बन रहा है डेप्थ में घुस के। एनसीईआरटी से जो 9th-10th की एनसीईआरटी है उससे इजी क्वेश्चन बन रहे हैं। पेपर को टफ बनाने के लिए 12th का डाल रहे हैं, 11th-12th का, ठीक है, और ऐसे क्वेश्चन डाल रहे हैं जो आपने सुने भी नहीं होगा, या फिर सुना भी होगा तो आपको याद नहीं है क्योंकि समय बहुत ज़्यादा हो गया है। और अगर मैं आपको बोलूँ कि अभी क्या करना चाहिए आपको, अगर अगले शिफ्ट में आपका पेपर आने वाली शिफ्ट में, तो आप क्या करें, 9th-10th आपका तैयार है, एक बार रिवीजन मान लीजिए उसका, और एक्स्ट्रा में बोलूँ तो आपको सिर्फ इन्वायरमेंट और इकोलॉजी पढ़ना है बस। 11th और 12th के चक्कर में ना पढ़े, क्योंकि किसी भी चैप्टर से पूछा जा रहा है, ऐसा नहीं है कि इसी चैप्टर से पूछा जा रहा है, अलग अलग शिफ्ट में अलग अलग चैप्टर से पूछा जा रहा है 11th-12th से। ओके, तो ये अब 11th-12th तो आप पढ़ नहीं सकते हो, 2-3 दिन में 11th-12th की पूरी बुक खत्म नहीं कर सकते हो आप,
इसलिए पढ़ के कोई फ़ायदा नहीं है। फिर भी आपको अगर पढ़ना है तो आप पढ़ सकते हो। ओके गाइस, तो कैसी लगी आपको ये वीडियो कमेंट के माध्यम से ज़रूर बताएं। वीडियो आपको पसंद आई तो वीडियो को लाइक करें। इसके अलावा जितने क्वेश्चन मैंने आपको करवाए, इसके अलावा आपको अगर अन्य क्वेश्चन पता है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करें और मैं उसका आंसर कर दूंगा। आपको किसी प्रश्न का उत्तर जानना हो कि इसका उत्तर क्या होगा तो आप कमेंट कर सकते हैं, मैं उसका उत्तर जरूर दूंगा। तो मिलते हैं अगली वीडियो में। जय हिंद।